Hello students, today we will solve the examination paper of corporate and financial accounting. पेपर सेकंड जो कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, इसके वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि सॉल्व्ड एग्जाम पेपर और अनसॉल्व्ड एग्जाम पेपर दोनों हैं. यू कैन वॉच दैट वीडियो बाय गोइंग ऑन आवर प्लेलिस्ट ऑफ आवर चैनल. नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान बीकॉम पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2019, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, पेपर 1 कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट का, दैट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. चालू व्यवसाय अवधारणा. ठीक है, गोइंग मीन्स चलते रहना. अब ये किससे रिलेट किया है, इसको हम रिलेट करेंगे हमारे बिजनेस से. ये अवधारणा या ये कंसेप्ट हमें ये बोलता है कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, फॉर अ कंटिन्यूस प्रोसेस, फॉर अ लॉन्ग पीरियड. ठीक है, ये लॉन्ग पीरियड तक कंटिन्यूस प्रोसेस से चलता रहेगा. कब तक? जब तक कि हम इसको लिक्विडेट नहीं कर देते हैं, बंद नहीं कर देते हैं. तो टिल लिक्विडेशन. ठीक है, तो ये कंसर्न क्या बोल रहा है, हमारा बिजनेस गोइंग करता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक कि हम उसको बंद नहीं कर देते हैं. वो लॉन्ग पीरियड तक चलता रहेगा, उसमें कंटिन्यूस प्रोसेस होती रहेगी, उसमें एक्टिविटीज़ जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ कंटिन्यू होती रहेगी. चाहे उसका ओनर उससे रिलेटेड रहे, उससे कंसर्न रहे, या फिर वो अलाइव रहे या नहीं रहे, वो ओनर से अलग है और उसका बिजनेस अलग है. वो बिजनेस हमेशा चलता रहेगा. फाइन. इट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कह रही है, इट्स हैज करेक्टली बीन सेड, मैन में कम, मैन में गो, बट इंस्टीट्यूशन गोज फॉर एवर. आदमी आता रहता है, आदमी से मीन्स है यहाँ उसके ओनर से है, यहाँ उसके एम्प्लॉयज से है, ऑफिसर्स से है, डायरेक्टर्स से है, सब क्या है, आते और जाते रहेंगे. बट जो इंस्टीट्यूशन है, जो हमारी कंपनी है, वो हमेशा चलती रहेगी. इंस्टीट्यूशन गोज फॉर एवर. According to this concept, this is assumed that business is a continuous process. वो continue चलता रहेगा, and business will continue to exist for a long period in future until or unless it is liquidated. जब तक कि हम उसको बंद नहीं कर देते हैं. A business is operated on the basic of this concept and agreements for a longer period are made accordingly. अब जब एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी हो, किसी ने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो वो क्या करता है, अपनी असेट्स परचेज करता है पहले उस बिजनेस को चलाने के लिए. तो वो असेट्स क्यों परचेज करता है, उसके दिमाग में क्या अजम्पशन होती है कि मैं अपने बिजनेस को बहुत आगे फ्यूचर में लॉन्ग पीरियड तक चलाऊंगा, जिसके लिए कि मैं इन असेट्स को परचेज करूंगा और अपनी बिजनेस बहुत अच्छे से चलाऊंगा. अगर वो ये सोचे कि मैं बिजनेस कल ही बंद कर दूंगा या फॉर 1 ईयर में चला रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए और असेट्स परचेज नहीं करनी चाहिए, तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा. तो बिजनेस के लिए उसने क्या सोचा कि मुझे अपना बिजनेस बहुत फ्यूचर तक चलाना है, उसको लॉन्ग पीरियड तक चलाना है. तो वो क्या करता है, असेट्स परचेज करता है, जिसमें कि वो क्या करता है, उसमें भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म असेट्स का डिवीज़न करता है कि ये मुझे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, ये मुझे शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए. एज वेल एज ऐसे ही वो क्या करता है, लाइबिलिटीज़ के लिए भी करता है. जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको क्या करता है, लॉन्ग और शॉर्ट में डिवाइड करता है. कंपनी के केस में वो इक्विटी शेयर इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं. तो उनके दिमाग में क्या कंसेप्ट होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग रन तक एग्जिस्ट करेगा.
Accounting Standard 1 also states that non-compliances of going concern concept should be stated specifically with reason. जो हमारा AS 1 है वो क्या बोलता है हमें कि हमारा जो अगर ये कंसेप्ट नहीं है कि हम हमारे बिजनेस को ज़्यादा दिनों तक नहीं चलाएंगे, ज़्यादा पीरियड तक नहीं चलाएंगे, तो ये स्पेसिफाई हमें करना होगा. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी. जैसे जैसे अभी हमने पढ़ा गोइंग कंसेप्ट, हमारा बिजनेस क्या होगा, लॉन्ग रन तक चलता रहेगा. तो अब लॉन्ग रन में एक बिजनेस को सरवाइव करने के लिए उसको कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स बनाने होंगे, चाहे वो बिजनेस चलाने के हो, चाहे वो अकाउंटिंग के हो. फाइन. तो अब उसको क्या करना होगा, उस बिजनेस रूल्स, प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उन सब में क्या करनी होगी, एक रूपता रखनी होगी, कंसिस्टेंसी रखनी होगी. वो हर साल उनमें चेंजेस नहीं करे. अगर वो बैक टू बैक चेंजेस करता है तो वो क्या करेगा, अपना खुद का लॉस करेगा. क्यों? क्योंकि वो उससे अपनी फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर पाएगा. तो एक इकोनॉमिक सिनेरियो में एक बिजनेस को लॉन्ग रन में चलने के लिए और सरवाइव करने के लिए क्या करना होगा, अपने बिजनेस के कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स बनाने होंगे और एज वेल एज अकाउंटिंग रूल्स बनाने होंगे. मेन इसमें क्या बोला गया, अकाउंटिंग रूल्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाने होंगे और उन्हें ही उसको फॉलो करना होगा. तभी वो क्या करेगा, फ्यूचर में उनसे पॉलिसीज बनाकर बेटर प्लानिंग कर पाएगा. तो कंसिस्टेंसी में क्या हो गया, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, बिजनेस रूल्स हैं, अकाउंटिंग रूल्स हैं, उनमें क्या रखे, वो कंसिस्टेंसी रखे, सिमिलैरिटी रखे, जिनके बेसिस पे वो क्या करे, अपनी प्लानिंग करे. Convention of consistency, there must be consistency in policies or in principle of business, since every business is treated as a going concern of which the lifespan is indefinite. After making a comparative analysis of past and present accounting information, manager of a business make the future policies and also take other important decisions which ultimately prove to be helpful in the progress of institution. At first glance it seems to be inconsistent, but due to uniformity of this policy it will be called as consistent. कई बार बोलते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है. क्यों बोल देते हैं कि आपने हर साल क्या की, प्लानिंग अलग करी, बट आपके बेसिस तो सेम ही थे. आपने जो अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करी है वो हर साल सेम की है, इसलिए क्या बोला जाएगा, इसको कंसिस्टेंट. चाहे आप उस पे बेस्ड होके प्लानिंग ईयर बाय ईयर आप अलग कर सकते हैं, बट आपके जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और रूल्स है वो क्या है, हर साल सेम है. अगर आप उनमें चेंजेस कैसे करेंगे, कोई लॉ अगर आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में चेंज करने का, तभी बाय लॉ आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसमें चेंजेस नहीं करते हैं. अपने फाइनल अकाउंट्स में उसमें स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन देना होगा कि आपने उसको क्यों चेंज किया है. If any changes are introduced, it should be stated a separate note. Essentially, in Accounting Standard 6 revised, there are provision regarding adjusting the value of fixed asset with retrospective effect due to the change of in the method of depreciation. Like, अब देखिए इसमें ये क्या बोला गया है कि अकाउंटिंग AS जो 6 रिवाइज्ड है वो क्या है, डेप्रिसिएशन फॉर फिक्स्ड असेट्स. अगर आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा कि आपने ये चेंजेस क्यों किए हैं और क्या चेंजेस किए हैं. दैट इज योर कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस.
नेक्स्ट इज डीमेट अकाउंट. डीमेट अकाउंट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डीमटेरियलाइजेशन. जो डीमटेरियलाइजेशन है उसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? डीमेट अकाउंट. डीमेट अकाउंट क्या होता है? सबने आपने सेविंग अकाउंट के बारे में सुन रखा है. सेविंग अकाउंट में क्या करते हैं? आप अपने पैसों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं. ठीक है, वहाँ कैश में तो रखते नहीं. क्या है वो? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है आपके पैसों के अकाउंट का. ठीक है, तो डीमेट अकाउंट क्या है? दिस इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ योर सिक्योरिटी. क्या? डीमेट अकाउंट में आप अपनी सिक्योरिटीज को किस में रखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, चाहे वो शेयर्स हो या डिबेंचर्स हो. आपने ये देखा होगा कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे वो कभी भी शेयर्स परचेज करते थे या डिबेंचर्स परचेज करते थे तो उनको क्या करना होता था? उसको फिजिकली एक उसका सर्टिफिकेट होता था जिसको कि वो फाइलिंग करके बड़े संभाल के रखते थे. बट इन प्रेजेंट सिनेरियो ये प्रोसीजर नहीं है. वो क्या करते हैं? अब हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं सिक्योरिटीज़ की, चाहे वो शेयर्स और डिबेंचर्स हों, वो किस में करते हैं? डीमेट अकाउंट में करते हैं. इसके लिए हम क्या करते हैं? एक डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं. वो आजकल फैसिलिटी बैंक भी देता है या अदर इंस्टीट्यूशंस भी देते हैं. तो लाइक शेयर खान, आपने सुना है शेयर खान के बारे में. उसमें क्या किया जाता है? आपका डीमेट अकाउंट खोला जाता है. जैसे हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं उसमें हम कैश के ट्रांजेक्शन्स करते हैं, इधर हम क्या करते हैं? डीमेट अकाउंट में हम करते हैं सिक्योरिटीज़ के ट्रांजेक्शन्स. अब हमें अपनी सिक्योरिटीज़ को फिजिकल फॉर्मेट में, लाइक वो जो पेपर होता था उसको संभाल के नहीं रखना होगा. अब सारे ट्रांजेक्शन्स हम किससे करेंगे? डीमेट अकाउंट से करेंगे. तो ये जो बैंक या जो इंस्टीट्यूशन ये हमारा जो अकाउंट खोलती है उसको क्या बोलते हैं? हम डिपॉजिटरी बोलते हैं. वो क्या होती है? डिपॉजिटरी डाटा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जो क्या करते हैं? हमारे बिहाफ पे, इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर वो सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, चाहे वो सेलिंग हो या परचेजिंग हो सिक्योरिटीज के. ठीक है. डीमेट अकाउंट, एन इन्वेस्टर कैन होल्ड सिक्योरिटीज इन फिजिकल पेपर सर्टिफिकेट फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. A demat account disables an investors to hold securities in electronic format in place of physical format. Is called dematerialization. This is called the demat in short. These securities in electronic format are held on the behalf of investor. हमारे बिहाफ पे कौन रखती हैं? ये डिपॉजिटरी रखती हैं, ये इंस्टीट्यूशंस रखते हैं. इट interfaces depository investors with investors through depository participants. और हम ये जो ट्रांजेक्शन्स होता है वो किसके थ्रू होता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू होता है. इन्वेस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू ओपन एन अकाउंट नोन एज डीमेट अकाउंट विथ depository participants have hold their securities in electronic formats. Holding securities in electronic format gives many advantages of holding. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक स्कीम है टुवर्ड्स एम्प्लॉयज. किसको दी जाती है? एम्प्लॉयज की. एम्प्लॉयज क्या क्या हो सकते हैं इसके? डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज इनको क्या किया जाता है? शेयर इशू किए जाते हैं एट प्रीडिटरमाइंड प्राइजेस पे. प्रीडिटरमाइंड प्राइजेस पे जिससे कि क्या कर सके? ये उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन सके और क्या कर सके? अपने हाई पोटेंशियल से काम कर सके.
तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या हो गया? ये एक ऐसा प्लान है जो कि एक बिजनेसमैन या एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, जिसमें कि वो क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है, मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर उनको ऑफर करती है कि आप इन शेयर्स को इस प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, जो कि मार्केट प्राइस से कम है, उस पे इन शेयर्स को खरीदिए और हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बनिए। तो वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसके लिए एज अ असेट है, क्योंकि वो एम्प्लॉय उसके वर्किंग में और एफिशिएंसी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो उन ऑफिसर्स को या उन एम्प्लॉयज़ को अपनी कंसर्न से, अपने बिजनेस से कभी जाने नहीं देना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो उनको शेयर्स ऑफर कर देते हैं। जब उनके पास शेयर आ जाएंगे तो वो उसके शेयर होल्डर बन जाएंगे, और शेयर होल्डर दैट मीन्स उनका उस कंपनी में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, और इंटरेस्ट क्रिएट होते ही वो अपनी जितनी एफिशिएंसी है उससे भी ज़्यादा एफिशिएंसी से वर्क करेंगे, और जिसका रिजल्ट किसको मिलेगा? एट लास्ट उस कंपनी को, उस बिजनेस को मिलेगा। तो डैट इज़ योर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए? तो वैल्यू क्या होगा? वैल्यू ऑफ ऑप्शन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस ऑफ शेयर। एक्सरसाइज प्राइस क्या है? आपकी स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक रेट। दैट मीन्स अगर आपका ये मार्केट प्राइस 100 है तो वो आपको किस पे ऑफर करते हैं? 70 पर। तो ये इनका जो डिफरेंस हो गया 30 रुपीज़ का, वो 30 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑप्शन, उनको 30 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये जो 900 हो गया वो क्या हो गया? आपका वैल्यू ऑफ ऑप्शन। जो आपका प्रॉफिट है वो क्या हो गया? आपका वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अगर वो आप उसको मार्केट से वैसे ही परचेज करते तो वो शेयर आपको मिलता 100 रुपीज़ का, लेकिन आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, उन्होंने आपको ऑफर कितने पर कर दिया? 70 पे कर दिया। तो ये 30 रुपीज़ का जो भी आपको बेनिफिट है वो क्या हो गया? आपका वैल्यू ऑफ ऑप्शन। Employee and stock option scheme is Company Act 2013 states that employee stock option means an option given to directors, part-time officers, employee of a company, of its holding company, सब्सिडरी कंपनी। वो शेयर किसके भी हो सकते हैं? होल्डिंग कंपनी के, सब्सिडरी कंपनी के भी हो सकते हैं। इफ एनी विच गिव such directors employees the benefit of purchase of membership of a future date, the security is offered by a company at a predetermined price, जो कि मार्केट प्राइस से कम होती है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम मीन्स अ स्कीम अंडर विच द कंपनी गिव्स एन एम्प्लॉय अ राइट नॉट एन ऑब्लिगेशन to apply for share of the company at predetermined price. Its purpose may be to motivate employees so that they can work to their full potential. In addition, good and skilled employees can be retained in the company due to their holdings in equity share. Example हो गया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री।